नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कोमल, सीनियर काउंसलर ऑफ क्रेडिट एक्सपर्ट। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बैंकर या फाइनेंशियल एडवाइजर है, अगर आप लोन, क्रेडिट कार्ड या फंडिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सिबिल रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्कोर अच्छा होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि बैंक स्कोर से कहीं ज्यादा आपकी सिबिल रिपोर्ट में आपका क्रेडिट बिहेवियर देखता है। इसलिए 750 या 780 का स्कोर होने के बावजूद भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूं कि बैंक कैसे सिबिल रिपोर्ट रीड करता है, कौन सा सेक्शन अप्रूवल में हेल्प करता है और कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो लोन रिजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलती हूँ, जहां पे हम एक रियल सिबिल रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी टेक्निकल कंफ्यूजन के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हो एक सिबिल रिपोर्ट, और ये सिबिल ब्यूरो की रिपोर्ट है। बैंक की रिपोर्ट डिफरेंट होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करना बताऊंगी। याद रखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रिपोर्ट दिखा रही हूँ, इसलिए नाम और पर्सनल डिटेल प्राइवेसी के लिए हाइड की गई है। इस वीडियो में हम रिपोर्ट को बिल्कुल उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे जिस ऑर्डर में बैंक रीड करता है। मैं आपको हर सेक्शन का मतलब बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये सेक्शन लोन अप्रूवल में हेल्प करता है या नहीं। ये 24 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। डेट के जस्ट ऊपर कंट्रोल नंबर होता है। कंट्रोल नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर रिपोर्ट में डिफरेंट होता है। ये कंट्रोल नंबर आपको डिस्प्यूट रेज करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्लाइंट का स्कोर 802 आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। सिबिल के कुछ क्राइटेरिया और पैरामीटर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको स्कोरिंग दी जाती है। ये 3 डिजिट का नंबर होता है, जहाँ पे 300 को वर्स्ट तो 900 को एक्सीलेंट माना गया है। उस हिसाब से इनका स्कोर काफी अच्छा है। अब चलते हैं रिपोर्ट के पहले हिस्से पे, जो कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ बैंक आपका नाम नहीं बल्कि आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी चेक करता है, जैसे नाम की स्पेलिंग, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन में आपका पैन कार्ड, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर या रेशन कार्ड नंबर दिया होगा तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे वो चेक करते हैं। यहाँ पे आता है आपका एड्रेस, एड्रेस के बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। पहला जो सेक्शन होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आपकी केवाईसी डिटेल होती है। अगर यहाँ मिसमैच होता है तो स्कोर ठीक होने के बावजूद भी वेरिफिकेशन फेल होता है। यही एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कई रिपोर्ट में देखी है, जहां लोन सिर्फ इसी वजह से डिले या रिजेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जहां पे एक्चुअली बैंक का डिसीजन शुरू होता है, और वो है आपका अकाउंट सेक्शन। यहीं से बैंक डिसाइड करता है कि लोन अप्रूव होगा या नहीं। यहाँ बैंक ये नहीं देखता कि आपने कितने लोन लिए हैं, बल्कि ये दिखता है कि आपने लोन को कैसे हैंडल किया है। इस सेक्शन में सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है मेंबर नेम। इट मीन्स कि क्लाइंट ने किस बैंक से कौन से टाइप का लोन लिया हुआ है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और उसकी ओनरशिप क्या है। जैसे कि इन्होंने एक्सिस बैंक से एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है जिसका अकाउंट नंबर सो एंड सो है, ओनरशिप इंडिविजुअल। अगर आप किसी के लिए को एप्लीकेंट, गारंटर या जॉइंट अकाउंट में है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। इस केस में क्लाइंट इंडिविजुअल है, इसके लिए इंडिविजुअल दिखा रहा है। अब ये तो लोन की डिटेल हो गई। अब यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट डिटेल्स पे। अकाउंट डिटेल्स में क्लाइंट का जो क्रेडिट कार्ड है वो 27,000 रुपीज का है।
करंट बैलेंस 0 है, अमाउंट ओवर ड्यू 0 है। इट मीन्स कि क्लाइंट का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई भी पेंडिंग ड्यूज नहीं है। 27,000 रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड है जिसकी मंथली पेमेंट फ्रीक्वेंसीज मंथली है। ओपनिंग डेट 17 जुलाई 2025। क्लाइंट ने ये क्रेडिट कार्ड 17 जुलाई 2025 को इश्यूज किया है। डेट क्लोज, यहाँ पे डेट क्लोज मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि क्लाइंट वो क्रेडिट कार्ड अभी भी यूज कर रहा है। डेट रिपोर्टेड एंड सर्टिफाइड वो होता है जो बैंक सिबिल को रिपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पे बैंक हर 13 तारीख को सिबिल को रिपोर्टिंग करता है इनके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स को। अगर बैंक जो जो इन्फॉर्मेशन सिबिल को प्रोवाइड करेगा वो चीज़ें आपको यहाँ पे फिल की हुई दिखेगी। अभी यहाँ पे बैंक ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सिबिल ने उतना मेंटेन कर दिया हुआ है। ठीक है। अगर क्लाइंट का कोई भी लोन चल रहा है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन चल रहा है, गोल्ड लोन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, एफडी हो गई, तो वैल्यू ऑफ कोलेट्रल वो यहाँ पे दिखेगा। किस टाइप का है, उसकी वैल्यूएशंस क्या है, वो इस सेक्शन में दिखता है। इसके बाद आता है आपका सूट फाइल विलफुल डिफॉल्टर। अगर क्लाइंट को कोई भी नेगेटिव रिमार्क लगे होंगे तो वो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी के सेक्शन में शो होगा, पर यहाँ पे कस्टमर का कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, स्टेटस क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियर स्टेटस मेंशन किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पेमेंट हिस्ट्री। ये वो सेक्शन होता है कि सपोज आपका कोई भी लोन चल रहा है, आप उसका मंथली ईएमआई पेमेंट कैसे कर रहे हो। पेमेंट हिस्ट्री को डीपीडीज भी कहा जाता है, डेज पास ड्यूज। डीपीडी का मतलब होता है कि आपने अपने ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल कितने दिनों में लेट पेमेंट किया है या टाइमली किया है। पर अगर कहीं पे यहाँ पे अगर 30 डेज या 60 डेज 90 डेज मेंशन होगा, इट मीन्स कि आपने अपनी ईएमआई को उतनी डिले पेमेंट किया हुआ है। पर यहाँ पे क्लाइंट का कोई भी डिले पेमेंट नहीं है। ये 00 का मतलब होता है कि क्लाइंट हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे कर रहा है। डीपीडी सेक्शन काफ़ी तरीके से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे बैंक ने 00 मेंशन किया है, कुछ बैंक यहाँ पे एसटीडी, एसएमए, एसयूबी भी करके दिखाते हैं। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब टाइमली जा रहा है। एसयूबी का मतलब होता है सब स्टैंडर्ड। इट मीन्स कि क्लाइंट ने 60 डेज का डिले किया हुआ है, 30 डेज का डिले किया हुआ है, तो सब स्टैंडर्ड मेंशन होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो शॉर्ट फॉर्म भी लिखा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। एसटीडी स्टैंडर्ड मतलब टाइमली पेमेंट हो रहा है। डीपीडी अगर आपके डीपीडी सेक्शन में लिखा है, इट मीन्स कि डाउटफुल। अगर हैशटैग आ रहा है तो मतलब नंबर ऑफ डेज पास ड्यू। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखे हुए हैं सिविल ब्यूरो की रिपोर्ट में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि डीपीडी में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए क्लाइंट के दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। क्लाइंट का एक एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड है जिसका अकाउंट नंबर सो एंड सो है, ओनरशिप इंडिविजुअल है। अकाउंट डिटेल्स में क्लाइंट का जो क्रेडिट लिमिट है वो 2,06,000 का है। हाई क्रेडिट अभी तक क्लाइंट ने 57,224 रुपीज़ यूज़ किए हैं। आज की डेट में 18,906 क्लाइंट का करंट बैलेंस है। अब हम चलते हैं, क्लाइंट ने ये कार्ड कब इशूज किया था? 30 अक्टूबर 2024 में, और इसका लास्ट पेमेंट क्लाइंट ने 5 दिसंबर 2025 में किया है। और बैंक एचडीएफसी बैंक सिबिल को रिपोर्टिंग कब कर रही है? एवरी 15 दिसंबर 2025 में। सिंपल सी चीज़ें हैं, जो बैंक सिबिल को रिपोर्टिंग करती है, डिटेल्स भेजती है, वही आपकी रिपोर्ट में शो करता है। अब यहाँ पे क्लाइंट का पेमेंट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट काफ़ी अच्छा है, समय समय से अपने पेमेंट को कर रहा है। कहीं पे किसी एक सिंगल डे का भी वो डिले नहीं कर रहे हैं, तो इस अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लाइंट का जो थर्ड अकाउंट है वो बीओबी कार्ड है। बीओबी भी इसका क्रेडिट कार्ड है। अकाउंट नंबर, ओनरशिप आपको दिख रहा है। क्रेडिट लिमिट हाई क्रेडिट 75,000, कैश लिमिट 39,000, रीपेमेंट टेन्योर 6 है। यहाँ पे ईएमआई अमाउंट कितना जाता है 4859। अब ये कार्ड उसने कब इशूज किया था 17 अगस्त 2022 में। लास्ट पेमेंट क्लाइंट ने 3 मई 2024 किया हुआ है और बैंक की तरफ से रिपोर्टिंग डेट क्या है 15 दिसंबर 2025। अब हम इनका पेमेंट हिस्ट्री एक बार चेक करते हैं। देखिए क्लाइंट काफ़ी अच्छा है। उसके जितने भी कार्ड्स चल रहे हैं या लोन चल रहे हैं वो कहीं पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है। अब आगे चल के अगर हमें कहीं पे दिखेगा नंबर ऑफ डेज तो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक हम जो भी ऊपर देख रहे थे वो क्रेडिट कार्ड क्लाइंट का चल रहा था। अभी क्लाइंट ने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है जो कि जॉइंट में है। मैंने आपसे बताया था ऊपर ओनरशिप में अगर आप इंडिविजुअल, गारंटर, जॉइंट, को एप्लीकेंट बनते हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। सैंक्शन अमाउंट कितना है 40,000। करंट बैलेंस 12,61,571 है। अमाउंट ओवरड्यू कुछ भी नहीं है। रीपेमेंट टेन्योर 240 मंथ्स है ये। इसके बाद ईएमआई अमाउंट 15,000 मंथली है। ये लोन स्टार्ट कब किया गया था 20 मार्च 2021 में। लास्ट पेमेंट डेट क्या है 10 दिसंबर 2025। अब बैंक रिपोर्टिंग कब करती है 15 दिसंबर 2025 में। वैल्यू ऑफ कोलेटरल कुछ रखा है क्लाइंट ने नहीं, क्योंकि ये उसका न्यू हाउसिंग लोन है। टाइप ऑफ कोलेटरल नहीं, कुछ भी यहाँ पे क्लाइंट को नेगेटिव रिमार्क नहीं लगा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट की पेमेंट हिस्ट्री अगर चेक करें तो देखिए उन्होंने लास्ट 36 मंथ से एक भी ईएमआई बाउंसेस नहीं की है, सब समय समय से वो पे कर रहे हैं। अब ये तो थे क्लाइंट के ओपन अकाउंट, जितने भी आज की डेट में क्लाइंट के ऊपर लायबिलिटी चल रही है या जितने भी आप कह सकते हैं उनके अकाउंट एक्टिव है वो ऊपर शो कर रहे थे। अब हम चलते हैं क्लाइंट के क्लोज अकाउंट में। इट मीन्स कि क्लाइंट ने ये सब लिया था पहले, इसको क्लोज कर लिया है। अब इसमें कहीं पे कोई गड़बड़ी है या नहीं है हम चेक करते हैं। क्लाइंट का एसबीआई कार्ड का एक क्रेडिट कार्ड था, ओनरशिप इंडिविजुअल, ये 2 लाख का कार्ड था उनका और करंट बैलेंस 0 आ रहा है। कैश लिमिट 60,000 था। अब यहाँ पे आप देखोगे ओपन एंड डिसबर्स डेट, तो ये 18 जुलाई 2025 में उन्होंने कार्ड लिया था और 1 अगस्त 2025 में क्लोज कर दिया। मतलब मुश्किल से 1 महीने के लिए भी उन्होंने ये कार्ड नहीं लिया था और उसको क्लोज कर दिया। कुछ रीज़न रहा होगा। यहाँ पे अगर क्लाइंट की पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे तो टाइमली है। इसके बाद है क्लाइंट का बीओबी क्रेडिट कार्ड लिया था उन्होंने, इंडिविजुअल ओनरशिप है इसमें, 97,500, कैश लिमिट 39,000 था। क्लोज अकाउंट में आप याद रखेंगे हमेशा ओपन एंड क्लोज डेट आपको चेक करना है। 4 अक्टूबर 2024 में लिया गया था और 17 नवंबर 2025 में क्लाइंट ने क्लोज किया हुआ है। इसमें भी क्लाइंट को कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं लगा हुआ है। उन्होंने जितने भी समय के लिए क्रेडिट कार्ड लिया था उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, टाइमली पेमेंट किया और प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दिया है। अब हम चलते हैं उनके दूसरे लोन पे, जो कि एचडीएफसी बैंक से उन्होंने एक कंज्यूमर लोन लिया था। कंज्यूमर लोन में आपका फ्रिज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइंट ने यहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ 46,354 रुपीज़ का लोन लिया था। करंट बैलेंस 0 है, अमाउंट ओवर ड्यू 0 है, मंथली ईएमआई उनकी 4250 थी। ओपनिंग डेट 30 अक्टूबर 2022 में क्लाइंट ने लिया था और क्लोजिंग डेट 6 नवंबर 2023 है।
कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं है यहाँ पे। जितने भी था उन्होंने टाइमली पेमेंट किया है। इसके बाद HDFC से उनका एक और कंज्यूमर लोन था जो कि 8,181 रुपीज़ का है। ये 750 रुपीज़ इसका एक्चुअल पेमेंट अमाउंट है। 2022 अक्टूबर में लिया था और नवंबर 23 में क्लाइंट ने इसे क्लोज किया हुआ है। पेमेंट हिस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री भी क्लाइंट की काफ़ी अच्छी है। अभी तक हमने जितने भी ऊपर से लेके ओपन अकाउंट से लेके क्लोज अकाउंट देखे हैं, क्लाइंट को एक सिंगल DPD भी नहीं लगा हुआ है। मतलब क्लाइंट इतना सिंसियर है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अपने लोन का रीपेमेंट करता है। ये बैंक के डिसीजन में हेल्प करता है, बैंक को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ये कितना अच्छा कस्टमर है। अगर उनको पेमेंट किया जाए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने लोन को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट ने HDFC बैंक से कंज्यूमर लोन लिया हुआ था जो कि सैंक्शन अमाउंट 59,286 है। करंट बैलेंस 0, कोई भी पेंडिंग ड्यूज नहीं है। ओपनिंग डेट है 26 अप्रैल 2022, क्लोजिंग डेट है 6 मई 2023। फिर एक HDFC का कंज्यूमर लोन है क्लाइंट का। सैंक्शन अमाउंट 28,049 रुपीज, करंट बैलेंस 0। ओपन डेट है ये 24 अगस्त 2019 और मार्च 20 में इन्होंने क्लोज किया हुआ है। कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं, ये भी क्लाइंट का प्रॉपर क्लोज है। जहां प्रॉब्लम रहेगा हम वहीं पे रुकेंगे क्योंकि अभी तक मैंने आपको हर एक अकाउंट को अच्छे से रीड करना बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। SBI का एक क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट नंबर सो एंड सो, इंडिविजुअल है ये। 20,000 का उनका क्रेडिट कार्ड था, 4,000 कैश लिमिट। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। अकाउंट क्लोज है बट करंट बैलेंस में ₹41 आ रहा है। जब अकाउंट आपका प्रॉपर क्लोज होता है तो वहां पे करंट बैलेंस 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्लाइंट का 41 करंट बैलेंस आ रहा है। ओपनिंग डेट 2019 का है, क्लोजिंग डेट भी 2019 का है। एक बार इनका नेगेटिव रिमार्क स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट हिस्ट्री देखते हैं, प्रॉपर तरीके से पेमेंट किया है क्लाइंट ने। अब इसमें हमें क्या करना होगा, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होगा कि उनका जो कि SBI का क्रेडिट कार्ड है 20,000 रुपीज का, उसमें 41 रुपीज का उनको करंट बैलेंस लगा हुआ है, ताकि वो बैंक से बात कर सके और उस अकाउंट को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर सके। आप ये मत समझिए कि 41 रुपीज क्या है, मतलब बहुत कम पैसे हैं। कभी कभी 1 रुपए भी अगर करंट बैलेंस में लगा होता है तो भी लोन रिजेक्शन प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है क्योंकि अकाउंट प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, क्लाइंट ने ICICI बैंक से एक 2 व्हीलर लोन लिया हुआ है, ओनरशिप इंडिविजुअल है। सैंक्शन अमाउंट 40,831 है, करंट बैलेंस 0। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जब अकाउंट क्लोज होगा तो 0 आना चाहिए। ओवरड्यू कुछ भी नहीं लगा हुआ है क्लाइंट को। क्लाइंट ने ये लोन कब डिसबर्स किया हुआ है, 2006 में, 2006 मई में, और क्लोजिंग डेट है Feb 2012। लास्ट पेमेंट क्लाइंट ने 31 जनवरी 2012 में किया हुआ है और बैंक ने 29 Feb 2012 में लास्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड किया है। मैंने आपको क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस के बारे में ऊपर बताया था कि अगर आपका कोई लोन सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर या सूट फाइल लगा हुआ है तो वो आपके क्रेडिट स्टेटस में दिखता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्लियर सेटल लिखा हुआ है। इट मीन्स अकाउंट क्लोज तो हुआ पर वो सेटलमेंट करके क्लोज किया गया है। अब अगर आप देखोगे तो यह अकाउंट 2006 का है
और मुझे लगता है कि सिर्फ इसी रीज़न की वजह से क्लाइंट का लोन रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट ने जो 2006 में लोन लिया था टू व्हीलर लोन, वो उसने 2012 में सेटलमेंट करके क्लोज किया है। अब अगर यहाँ पे इनकी पेमेंट हिस्ट्री आप देखेंगे तो फेब 2012 में 0 मतलब स्टैंडर्ड, क्लाइंट ने बैंक के साथ में सेटलमेंट करके अकाउंट क्लोज किया, इसके लिए यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में स्टैंडर्ड मेंशन हो गया। पर इसके पहले क्लाइंट को डीपीडीज लगे हुए हैं 900 डेज, 890, 830। डीपीडीज का ऐसा होता है कि जब कभी आप अपनी ईएमआई को डिले पेमेंट करते हो, सपोज आपकी हर 1 तारीख को ईएमआई कटती है, आपने 1 तारीख को पेमेंट नहीं किया, 30 डेज के बाद किया, ठीक है, आपने 30 डेज को भी पेमेंट नहीं किया, 60 में भी नहीं किया, 90 डेज में भी नहीं किया, ऐसे ही करते करते वो नंबर ऑफ डेज बढ़ते रहते हैं और एक टाइम के बाद 900 डेज तक वो चले जाते हैं। अगर आपने 900 डेज में भी पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद भी मतलब 36 मंथ के बाद भी वो 900 डेज आपकी रिपोर्ट में शो होता रहेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब क्लाइंट ने काफी समय तक पेमेंट नहीं किया, 2009 से लेके 12 तक, फिर उन्होंने जाके 2012 फेब में अकाउंट को सेटलमेंट करके क्लोज किया है। और यही एक ऐसी चीज है कि क्लाइंट का 802 स्कोर होने के बाद भी उनका लोन रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो क्लाइंट का अकाउंट है वो सिटी कॉर्प फाइनेंस से कंज्यूमर लोन है, इंडिविजुअल, सैंक्शन अमाउंट 14,250, करंट बैलेंस 0, अमाउंट ओवर ड्यू 0, ओपनिंग डेट है उनका 15 सितंबर 2003 और क्लोज डेट है उनका 20 दिसंबर 2004। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट को कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं लगा हुआ है और इनकी पेमेंट हिस्ट्री भी काफी अच्छी है। तो ये तो थे क्लाइंट के जितने भी क्लोज अकाउंट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यही वो जगह होती है जहां मैं रोज देखती हूँ कि 780 और 800 स्कोर होने के बाद भी लोन सिर्फ एक रिमार्क की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट सेक्शन आपकी इंक्वायरी का होता है जो कि काफी इम्पोर्टेंट होती है। हर इंक्वायरी का मतलब होता है कि किसी बैंक, एनबीएफसी या ऐप ने आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक की है। बैंक यही से जज करता है कि बोरोवर को अर्जेंट पैसे का प्रेशर में तो नहीं है। बैंक को पसंद होता है लिमिटेड इंक्वायरी, स्पेस इंक्वायरी गैप के साथ में। यहाँ पे क्लाइंट ने एसबीआई बैंक में 22 दिसंबर 2025 को हाउसिंग लोन के लिए एप्लीकेशन किया था। इसके बाद फिर से उन्होंने एसबीआई में 9 दिसंबर को हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया था। फिर देखेंगे आप तो एसबीआई में उन्होंने 8 दिसंबर 2025 को हाउसिंग लोन के लिए इंक्वायरी किया था। और ये क्लाइंट 2025 में मल्टीपल टाइम उन्होंने इंक्वायरी की हुई है लोन के लिए और रिपोर्ट में 2 अकाउंट में एरर आ रहा है। एक जो मैंने आपको उनका टू व्हीलर लोन बताया था, सेटलमेंट हुआ है। दूसरा उनका एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है जिसमें करंट बैलेंस 41 रुपीज है। ये 2 छोटी सी चीज की वजह से क्लाइंट का हाउसिंग लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप लोन प्लान कर रहे हो तो पहले अपनी सिबिल रिपोर्ट एनालाइज करो, फिर एक ही सही जगह से अप्लाई करो। बार बार आप इंक्वायरी कर रहे हो, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो इससे आपका सिबिल स्कोर और भी नीचे जा सकता है। तो बेटर है कि सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट को चेक करो, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही आप किसी बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपका लोन ज़रूर अप्रूव होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको रिपोर्ट को बहुत ही स्मूथली और धीरे धीरे समझाने के लिए। अगर आज आपने ये समझा कि सिर्फ सिबिल स्कोर ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि आपकी रिपोर्ट में लिखी छोटी सी छोटी बातें भी बैंक का डिसीजन बदल देती है, तो ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल है। कमेंट में सिबिल लिखें
और बताएं कि आप अपने सिबिल रिपोर्ट के कौन से सेक्शन को समझना चाहते हैं। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में राइट ऑफ, सेटलमेंट, सूट फाइल या कोई भी नेगेटिव रिमार्क लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि बैंक लेवल पे प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं कोमल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपने सिबिल रिपोर्ट को इग्नोर करने की बजाय एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।